मेरे प्यारे विद्यार्थीगण, हम लोग क्लास 10th के इंग्लिश बुक के पोएट्री सेक्शन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। हम लोग फिलहाल मार्था कविता को पढ़ रहे हैं। मार्था कविता के अंतर्गत 4 स्टांजास को हम लोगों ने कवर किया है और जो रिमेनिंग 3 स्टांजास है आज इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग मार्था कविता के अंतर्गत मार्था के विशेषताओं के बारे में जाने हैं। कहानियाँ कहने के अनूठा स्थल और विचित्र या अजीबोगरीब ढंग को जाने हैं। उसके बैठने के विचित्र शैली के बारे में भी आप जान चुके हैं और आज हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं बचे हुए ये 3 स्टांजास को। तो दोस्तों, मार्था एक बहुत ही विचित्र स्टोरी टेलर है। वह अपने कहानियों को सुंदरतम ढंग से बच्चों के सामने प्रस्तुत किया करती थी। उनका ढंग इतना प्रभावशाली होता था कि बच्चे उन पर, उनके कहानियों पर मोहित होकर के वह एक टक से शांतिपूर्वक उसके शक्ल यानी मार्था के शक्ल को निहारते रहते थे। उसकी कहानियों में वे खो जाया करते थे। वह अपने आप का शुद्ध बुद्ध भी बिसरा डालते थे। मार्था में एक खासियत था, जब भी वह कहानी प्रारंभ करती थी तो उसका लफ्ज़ होता था वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, एक समय की बात है। इसे कहने पर, इसको बारंबार कहने पर बच्चों का सारा कंसंट्रेशन उस पर निहित हो जाता था। इसलिए वह आश्चर्यजनक ढंग से, अजीबोगरीब ढंग से इस एक्सप्रेशन वंस अपॉन ए टाइम को कहा करती थी। तो दोस्तों, इस 3 स्टांजास को पढ़ने के पूर्व हम 3 स्टेप से गुजरेंगे। सर्वप्रथम इसका रिसिटेशन करेंगे, उसके बाद फिर इसमें मौजूद जो हार्ड वर्ड्स है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, उसके बाद हम हिंदी एक्सप्लेनेशन की ओर बढ़ेंगे। Once upon a time, like a dream you dream in the night, fairies and gnomes stole out in the leaf green light, and her beauty far away would fade as her voice ran on, till hazel and summer sun and all were gone. All forgotten and forgot, and like clouds in the heights of the sky, our hearts stood still in the hush of an age gone by. तो दोस्तों, रजिस्ट्रेशन हो गया। अब इसमें जो मौजूद है डिफिकल्ट वर्ड उससे देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, वंस अपॉन ए टाइम के बारे में तो जानते हैं, इसका मतलब होता है एक समय की बात है। ड्रीम मीन्स स्वप्न होता है। इन द नाइट मतलब होता है रात्रि में। फेरीज मतलब होता है पड़ियाँ। नोमस मतलब होता है, अब देखिए नोमस के विषय में थोड़ा सा जान लीजिए, फेरी के विषय में भी थोड़ा जान लीजिए। फेरी, FIRY, फेरी क्या है? सिंगुलर नाउन है। इसका प्रोनाउन कैसे बनाते हैं हम लोग? तो वाई को आई में बदल करके ES जोड़ करके। क्यों? क्योंकि इस वाई के पहले आर क्या है? कॉन्सोनेंट है। तो फेरीज यानी पड़ियाँ। उसी तरह नोम, इसका प्लूरल फॉर्मेशन क्या होगा? नोम्स होगा। अब देखिए नोम के बारे में, बूढ़ा व्यक्ति, छोटे कद का और कुरूप शक्ल का। तो यह बूढ़ा व्यक्ति होता था
छोटे कद का और कुरूप शक्ल का। तो इसका ये हो गया आपका क्या चाहिए, प्लुरल फॉर्मेशन, यानी ये जो नोम्स है वह अगली क्रिएचर्स होता था। नोम्स जो है वह अगली क्रिएचर्स होता था। वह छोटे कद का, कुरूप शक्ल का होता था और वह जमीन के अंदर गड़े हुए भंडारों, खजानों का रक्षा करने हेतु नियुक्त होते थे। तो जान लिए फेरीज और नोम्स के विषय में। अब देखिए स्टोल आउट। स्टोल आउट, स्टोल आउट मतलब होता है टू लीव सम प्लेस सीक्रेटली, यानी चोरी चोरी चुपके चुपके किसी स्थान यानी गंतव्य स्थान को छोड़ देना, स्टोल आउट हो गया। लीफ मतलब पत्ता, ग्रीन मतलब हरा और लाइट मतलब प्रकाश। ब्यूटी मतलब सौंदर्य, फार अवे मतलब होता है दूर, बहुत दूर, बहुत दूर। एक फ्रेज है, उसका फेड मतलब होता है मुरझाना, फेड मतलब मुरझाना। वॉइस मतलब आवाज। हेजल मतलब होता है एलोइस ग्रीन, एलोइस ग्रीन कलर के पौधे यानी प्लांट्स एंड ट्रीज। एलोइस ग्रीन प्लांट्स और ट्रीज। हेजल, उसका समर सन, समर सन मतलब हो जाएगा ग्रीष्मकालीन सूर्य। उसके बाद फॉर डोन, फॉर डोन के विषय में थोड़ा देख लीजिए। फॉर डू, फॉर डिड या फॉर डन, फिर फॉर डन। ये हो गया आपका वर्ब 1, ये हो गया वर्ब 2 और ये हो गया वर्ब 3। देखिए फॉर डू, फॉर डन या फॉर डू, फॉर डिड, फॉर डन, ये रूप है वर्ब 1 2 3। अब देखिए इसका मतलब हो जाता है आपका डिस्ट्रॉय, टू डिस्ट्रॉय, और यहाँ पर हो जाएगा आपका डिसअपियर, डिसअपियर मतलब गायब होना, डिसअपियर मतलब गायब होना। फॉरगॉट भी देखिए वर्ब 2 है, फॉरगेट का यानी भूला, भूला यानी भूलना, फॉरगेट मतलब होता है भूलना, तो उसका वर्ब 2 जो है फॉरगॉट हो जाता है। क्लाउड्स मतलब होता है क्या चीज, बादल, क्लाउड मतलब बादल। हाइट मतलब ऊंचाई और स्काई मतलब आकाश। उसके बाद स्टूड स्टील, देखिए स्टैंड स्टील, ये वर्ब 1 के रूप में लीजिए इसको। वर्ब 2 स्टूड स्टील, यहाँ पर जो है स्टूड स्टील का प्रयोग किया गया, वर्ब 2 का प्रयोग किया गया है। मतलब होता है ठहर कर रहना, ठहर कर रहना या ठहरना, किसी स्थान या नियत स्थल पर कुछ देरों के लिए हॉल्ट करना या ठहरना। हश मतलब होता है साइलेंस, साइलेंस मतलब क्या होता है चुप्पी यानी चुप, खामोश। तो ये हार्ड वर्ड्स था। अब हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। अब देखिए मार्था जो कहानी कहती थी का स्टाइल, का शैली बहुत ही विचित्र और अजीबोगरीब टाइप का होता था। वह बहुत ही कहानियों को अपने फेशियल एक्सप्रेशन के साथ, सुपरफिशियल गेस्चर्स एंड पोस्चर्स के साथ और बॉडी मूवमेंट्स के साथ वह कहानियों को कहा करती थी। इसलिए जितना भी लिसनर्स है उनकी बातों को गौर से एकटक होकर के बैठ कर के नीचे वह सुना करते थे। अब देखिए वह रिपीट कर रही है वंस अपॉन ए टाइम, यानी आपको पता है कि मार्था जो है वह कहानी का प्रारंभ किस लहजा से करती है, तो वह करती है वंस अपॉन ए टाइम से, यानी एक समय की बात है, एक समय की बात है। इस लहजा को रिपीट करके कहती है चूंकि बच्चों का कंसंट्रेशन उस पर जल्दी और ज़्यादा से ज़्यादा हो। तो लाइक ए ड्रीम यू ड्रीम इन द नाइट, एक स्वप्न जैसा, एक स्वप्न जैसा
जो आप रात्रि में देखते हो, जो आप रात्रि में देखते हो। अब वह इतना इम्प्रेसिव ढंग से कहानी कहती थी कि मानो लगता था कि जो फेरीज है या नोमस है वह उसका आगमन उस हेजल ग्लेन में हो गया है। उस हरे भूरे जो संकरी घाटी है पहाड़ों की, जो स्कॉटलैंड या आयरलैंड में पाया जाता है, वहां वे आ गए हैं। मानो प्रत्यक्ष जो है उसे सभी बच्चे देख रहे हो, फेरीज और नोम्स को। यानी जब कहानियां कहने के लिए वो प्रारंभ करती थी, और विशेषता वह किसका कहानियां कहती थी, तो परियों और भूतों पिशाचों का। तो उस ढंग से उसे पेश करती थी कि सारे बच्चों को ऐसा महसूस होता था कि फेरीज और नोम्स जो है उसका पदार्पण यहाँ पर हो गया है। वह इधर उधर जो है वो विचरण कर रहा है। उस तरह से माहौल जो है वह क्रिएट करने में सक्षम थी। और वह जो है ऊपर से परियां और नोम्स जो है उतर करके इस हेजल ग्लेन में आ गया हो इन द लीफ ग्रीन लाइट, इस हरित इस पत्ता जैसा हरित नुमा प्रकाश में। अब देखिए इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि मान चलिए कि जो सूर्य है, समर सीजन का जो सूर्य है, उसका जो स्कैटरिंग ऑफ लाइट है वह पत्तों से छन करके नीचे आ रही है। अब मान चलिए कि यहाँ पर जो है एक सूर्य है, यहाँ पर मान चलिए कि हेजल ग्लेन है, हेजल ग्लेन है, हेजल ग्लेन है, यहाँ पर माउंटेन्स है, यहाँ पर क्या है, माउंटेन्स है। अब यहाँ पर जो वृक्ष है इस पर क्या है, स्लीपिंग लीव्स है, स्लीपिंग क्या है, लीव्स है। और इसका जो प्रकाश यहाँ पर जो है पड़ रहा है तो इससे छन करके प्रकाश यहाँ तक प्रवेश करता है। तो इससे इस हेजल ग्लेन का जो रंग है वह बहुत ही खूबसूरत हो गया है। मतलब वहाँ पर येलोइस प्लस ग्रीनिश प्लस ब्राउनिश, ये तीनों कलर का जो है मिक्सचर देखा जा सकता है यहाँ पर। और यहाँ पर मान के चलिए कि मार्था जो है वह बैठी हुई है, यहाँ पर टेरेस है, मार्था यहाँ पर बैठी हुई है और बच्चे जो है यहाँ पर बैठे हुए हैं, सभी बच्चे यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो कवि का कहना है कि उस ढंग से वह कहानी को अंजाम देती थी कि मानो कि फेरीज और नोम्स जो है वह इधर उधर लीफ ग्रीन लाइट में विचरण कर रहे हो। अब नेक्स्ट, एंड हर ब्यूटी फार अवे वुड फेड, और जो बैठी हुई थी मार्था, उसका जो सौंदर्य है वो बहुत दूर, यानी कुछ समय के लिए वह समाप्त हो गई हो, यानी उसका जो फिजिकल एग्जिस्टेंस है वह समाप्त हो गई हो। और उसका शक्ल जो है, उसका जो शारीरिक जो संरचना है वह मानो कि मुरझा गई हो, वह समाप्त या गायब हो गई हो। लेकिन उसके द्वारा जो वक्तव्य कहा जा रहा है, जो मेलोडियस वॉइस है उसका, वह इस पूरे हेजल ग्लेन में जो है वह विचरण कर रहा है, वॉन्डरिंग कर रहा है। इसका वॉइस जो है वो रनिंग कर रहा है, वॉन्डरिंग कर रहा है सिर्फ, टिल हेजल एंड समर सन। और कब तक, यानी जब ग्रीष्मकालीन जो सूर्य का प्रकाश समाप्त हो जाता था, यानी संध्याकालीन बेला तक मानो कि उसका वॉइस जो है वह रन ऑन करता हो या वॉन्डर ऑन करता हो। एंड ऑल वेयर गोन, उसके बाद सभी जो है बच्चे कहानियों को सुन करके वह अपने अपने घरों को प्रस्थान करते थे। अब ऑल फॉरडन एंड फॉरगॉट, ऑल फॉरडन मतलब सभी चीज गायब हो गया, अर्थात फेरीज भी, नोम्स भी, लीफ ग्रीन लाइट भी, मार्था की ब्यूटी भी, उसका जो
उसकी जो वॉइस था वह भी मेलोडियस, जो वॉइस था वह भी समरसन और हेजल सन, उस स्थिति में ये सारे चीज़ फॉरडो मतलब गायब हो गया, फॉरगोट भुला दिया गया। एंड लाइक क्लाउड्स इन द हाइट ऑफ द स्काई, और आकाश के ऊंचाइयों में जिस तरह पैचेज ऑफ क्लाउड्स होता है और वह स्टैंड स्टिल होता है, उसमें ठहराव होता है, वह स्थिर रहता है, उसी तरह आवर हार्ट्स यानी बच्चों का हृदय जिसमें कभी भी इंक्लूड है, स्टैंड स्टूल इन द हस, वह चुप्पी साधे हुए खामोश रूप से वह सभी के हृदयों पर राज कर रहा है। वह स्टैंड स्टिल ठहराव जो है वह अभी तक उसके मन स्थिति पर कायम है, हृदयों में संचित है, लेकिन वह एज जो है वह चला गया। वह एज जो था, वह परिस्थिति जो था, जो समय था, जो काल था, वह समाप्त हो गया है। अब देखिए ये जो 3 स्टैंजास है बहुत ही मीनिंगफुल है, बहुत ही फिलोसफिकल है। क्योंकि देखिए यहाँ पर ये 2 लाइन को देखिए, यहाँ पर जो है मार्था का फिजिकल ब्यूटी की समाप्ति की बात किया जा रहा है। क्योंकि फिजिकल ब्यूटी जो होता है वह एक ना एक दिन समाप्त होने वाली होती है, लेकिन उसके द्वारा जो किया हुआ गुड डीड्स होता है वही हमेशा रहने वाला होता है। उसका अस्तित्व जो है देखिए यहाँ पर टिल हेजल एंड समरसन, कब तक उसका वॉइस रन करता है, समरसन तक, यानी जब तक उसका जीवंत रूप रहता है तब तक, मतलब उसका जीवंत रूप समाप्त होने के बाद अगर वह गुड डीड्स करता है तो उसे ही याद किया जाता है, नहीं तो सारा चीज़ भुला दिया जाता है, फॉरगॉटन हो जाता है और फॉरगॉट लोगों के द्वारा किया जाता है, उसे भुलाया जाता है। लेकिन इसमें देखिए इस 2 लाइंस को देखिए और इसके माध्यम से कभी जो है कहना चाहते हैं कि जो गुड डीड्स होता है मेरा, जो पवित्र या सुकृत कार्य होता है वह हमेशा रहने वाला होता है और उसे भुलाया नहीं जा सकता है। जैसे मान के चलिए कि जो ग्रेट पर्सनालिटीज़ है वह मर कर के भी इमोर्टल है, अमर है, और उसके यादों के सहारे बहुत सारे लोगों को पथ प्रदर्शन का कार्य मिलता है, उसके अनुरूप जो है कार्य करने की शक्ति या प्रेरणा उसे मिलती है और आगे वह अपना जीवन उसी पर्सनालिटी के समान करने का प्रयत्न करता है। तो भले ही वह उम्र बीत जाता है लेकिन यादें कायम रहती है, वह हमेशा रहने वाली है। तो ये रहा आपका मार्था का जो रिमेनिंग 3 स्टैंजास था उसका एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन। And no one ever would have dared to tread